एक्चुअली मेरी 2 मिसकैरेज सी सेक्शन ही होगा। मैं ANA पॉजिटिव थी। ANA में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, चक्कर आना या जो ब्लड वो कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए कि वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ था। नमस्ते आप सभी को और छोटों को बहुत सारा प्यार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SOS स्टोरी ऑफ समीक्षा। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी पे, यानी कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही, डिलीवरी कैसे हुई, सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल हुआ, अगर सी सेक्शन हुआ तो क्या क्या प्रोसीजर था, नॉर्मल हुआ तो कैसे हुआ, कितना पेन हुआ, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हों या कुछ क्वेश्चंस हों जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और हाँ, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं मार्च में मेरी प्रेगनेंसी वो कंफर्म हुई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो पहला महीना मेरा कंप्लीट होने के बाद मैं डॉक्टर के पास विज़िट करने गई। तो फिर ऑब्वियसली बात है, जैसे नॉर्मल फोलिक एसिड और वो सब चीज़ें स्टार्ट होती है, मेरी भी स्टार्ट हुई, बट उसके साथ साथ मेरे कुछ दवाइयाँ भी मेरे स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक्चुअली मेरी 2 मिसकैरेज पहले हो चुकी थी। तो और मैं ANA पॉजिटिव थी। ANA पे क्या है और क्या नहीं है, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले ANA पॉजिटिव थी, जिसकी वजह से मेरी एक दवा एक्स्ट्रा भी चल रही थी, और एक खून को पतला करने के लिए दवा होती है इक्विस्प्रिन करके, आई थिंक, मुझे शायद सही से मैं याद कर रही हूँ, जो यही नाम है, वो भी दवा साथ में चल रही थी। और HCQS यानी कि ANA पॉजिटिव जो होते हैं उनके लिए ये दवा होती है, जो शायद कोरोना के टाइम पे भी ये दवा चली थी, जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हाँ, तो ये सारी दवाइयाँ मेरी चल रही थी। प्रेगनेंसी मेरी बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं रही, या जैसे शुरू में होता है कि 3 महीने में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, चक्कर आना या जो भी चीज़ें होना, वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, बट 4th मंथ में मुझे रात के टाइम पे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, और मैं कुछ भी खाती थी वो रात में निकल ही जाना रहता। तो शाम होते होते मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी कि वॉमिटिंग होनी है, क्योंकि वॉमिटिंग होने के बाद जो भूख लगती थी वो मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी। तो 4th मंथ निकलने के बाद 5th 6th 7th मंथ मेरा बहुत आराम से गुजरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हाँ, भूख बहुत लगती थी। रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, जब मेरी आँख खुल जाए मुझे भूख बहुत लगती थी। फिर उसके बाद आता है मेरा 8th मंथ। 8th मंथ स्टार्ट होते होते पापा आ चुके थे, आपने वीडियो में देखा होगा, पापा आ गए थे। उस टाइम पापा के जाने से पहले 1-2 दिन बचे थे पापा के जाने में, तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा चक्कर टाइप में फील हो रहा था कि मुझे चक्कर आ रहा है, मैं ज़्यादा देर चल नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद पापा के जाने के बाद हम डॉक्टर के पास विजिट करने गए, तो मैंने उनको बताया कि मुझे चक्कर आ रहा है और मुझे थकान बहुत जल्दी लग जा रही है, यानी कि मैं 2 कदम चलती थी या कुछ भी थोड़ा सा कर देती थी तो मुझे थकान लग जाती थी, मैं फिर लेट जाती थी। लेटने के बाद ही मुझे थोड़ा रिलीफ होता था कि हाँ, अभी ठीक हूँ मैं। तो डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो डॉक्टर उस टाइम पे 8th मंथ 6th लास्ट 7th स्टार्टिंग में एक एग्जामिनेशन होता है शुगर का। तो मेरा 8वां महीना नहीं स्टार्ट होता, 7th आई थिंक चल रहा था उस टाइम पे। तो शुगर मेरा थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा बढ़ के आया था। आई थिंक जो प्रेग्नेंट वुमेन होंगी वो जानती होंगी, वो 3 लेवल पे जो टेस्ट होता है, खाली पेट, एक फिर 1 घंटे बाद, फिर उसके 1 घंटे बाद जो टेस्ट होता है, उसमें मेरा थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ के आया था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा शुगर हो गया था, उसी वजह से मुझे थकान लग रही थी और मुझे चक्कर टाइप में आ रहे थे। तो मेरी शुगर की भी एक दवा स्टार्ट हो चुकी थी। 1 हफ्ते मैंने ऐसा परहेज कर दिया था, यानी कि नो चावल, नो मीठा, नो चाय, नथिंग, मीठे में कुछ भी नहीं, और जिससे शुगर बूस्ट होता है वो मैं चीज़ें खा ही नहीं रही थी। तो 1 हफ्ते बाद मेरा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, जिसके चक्कर में मुझे थोड़ा सा शुगर खाना पड़ गया था। और बट मेरी शुगर की वो टैबलेट थ्रू आउट प्रेगनेंसी चली थी, यानी कि 9वें महीने की, यानी डिलीवरी के पहले के तक चली थी। फिर उसके बाद 8वां महीना बहुत थोड़ा टफ रहता है, शरीर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। 8वां महीना शुरू हो गया था और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ रहा। बहुत ज़्यादा थकान लगती थी, बहुत ज़्यादा
उठने बैठने में, करवट लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। मतलब सपोर्ट लेके उठना पड़ता था, अपना पैर पकड़ के उठना पड़ता था। और फिर उसके बाद 9th मंथ स्टार्ट हुआ तो उस वो भी थोड़ा सा, मतलब मेरा 8th और 9th मंथ थोड़ा सा टफ था। तो और फिर हम लोग 8वें महीने के लास्ट में जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब बेबी को हम 9 मंथ में स्टार्टिंग में निकाल देंगे। एक्चुअली 2 मिसकैरेज ऑलरेडी हो चुके थे, तो डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि मेरा सी सेक्शन ही होगा। तो फिर हाँ, तो उन्होंने कहा जो कि 1-2 हफ्ते में मैं बेबी बाहर कर देंगे। ये सुन के मुझे मेरी बीपी बढ़ चुकी थी। तो डॉक्टर ने जब मेरा बीपी चेक किया तो मेरा बीपी हाई हो चुका था। और फिर डॉक्टर डर गई थी। एक्चुअली वो डॉक्टर बहुत अच्छी हैं, तो डॉक्टर डर गई। उन्होंने कहा देखिए बीपी मत बढ़ाइए वरना बेबी को जल्दी निकालना पड़ जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। तो अब मैं टेंशन में थी, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा यार। बट अगले दिन फिर मैं नॉर्मल हो गई थी कि ठीक है कोई नहीं। बट ठीक है, फिर डेट फिक्स की गई। तो हम लोगों ने डेट फिक्स की थी 21 नवंबर। एक्चुअली हमें चाहिए था 28 नवंबर, बट उतना वो खींचना नहीं चाह रही थी बेबी को, मतलब डिलीवरी को इतनी खींचना नहीं चाह रही थी। तो और हमें चाहिए था थर्सडे का दिन, क्योंकि राम का भी जब बर्थ हुआ था वो थर्सडे पे थे। मैं भी जब बर्थ ली थी तो मेरा भी दिन थर्सडे था। तो हम लोग चाहते थे कि हमारा बेबी भी थर्सडे के दिन आए। तो 21 का दिन तय हुआ। डॉक्टर ने हमें कहा था कि आप 21 की सुबह 7 बजे आके एडमिट हो जाइएगा। बट पता नहीं क्या हुआ कि 20 की सुबह उनकी कॉल आई। उन्होंने कहा ऐसा कीजिए आप शाम को ही आ जाइए, थोड़ी इमरजेंसी है। तो हम लोग को पता नहीं था एग्जैक्टली हुआ क्या है, बट उन्होंने कहा आप पहले आके एडमिट हो जाइए। और वैसे भी नॉर्मली होता है कि 10 से 12 घंटे का गैप रखना चाहिए डिलीवरी के बीच और बिना कुछ खाए पिए के बीच। तो 8 से 10 घंटा हम वैसे घर पे रह के कर लेते, बट ठीक है हॉस्पिटल में ज़्यादा बेटर था। और आपने मेरे वीडियोस अगर नहीं देखे हैं मेरी इस जर्नी का तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में सारे वीडियोस के लिंक टैग कर दूँगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो हाँ, 20 की शाम को लगभग 5 से 7 के बीच में हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले थे। उससे पहले नहीं, 9 बजे के बाद 10 बजे तक हम लोग निकले थे हॉस्पिटल के लिए। हाँ, 10 बजे से पहले 9 बजे तक पापा आ गए थे घर पे। वो वाला वीडियो भी आप देखिएगा जाके। फिर उसके बाद मैं, अम्मू और राम हॉस्पिटल के निकल गए थे। पापा को उस टाइम थोड़ा सा फीवर हो गया था, तो हम लोगों ने कहा पापा आप यहीं रहिए। तो पापा यहीं रुके थे, यहीं सोए थे और हम लोग निकल लिए थे हॉस्पिटल के लिए। फिर जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो जो रूम हमें चाहिए था वो रूम हमें मिला ही नहीं। और मैं राम पे बहुत गुस्सा कर रही थी, हंस भी रही थी, गुस्सा भी हो रही थी। एक्चुअली वहाँ पे एक नर्स थी तो मैं उनके सामने सही से गुस्सा नहीं कर पा रही थी राम पे। तो बट जो होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, फिर जब मैं गुस्सा कर रही थी उस टाइम डॉक्टर आ गई थी हमारी। तो उनका नाम है डॉक्टर प्रीति शर्मा। हितांशी हॉस्पिटल में हमारा हुआ था। डॉक्टर प्रीति शर्मा आ गई थी तो उन्होंने राम उनसे शिकायत करने लगे कि मैम ये गुस्सा कर रही है कि जो रूम हमें चाहिए था वो रूम आपने नहीं दिया। तो मैम ने कहा बेटा जो रूम आपको मिला है वो रूम हॉस्पिटल में सबसे बड़ा है, और इस रूम को लेने के लिए एक डॉक्टर की सिस्टर है वो भी चाह रही थी, बट आपने पहले कह दिया था, इस वजह से हम आपको देना चाह रहे थे। इसी वजह से आपको 20 को हम बुलाए थे, ना कि 21 की सुबह को। तो फिर मैं कुछ बोली नहीं, उनके सामने हंसी रही थी, बट ठीक है कोई बात नहीं। फिर हम लोग मेरा एंटी स्कैन हुआ। एंटी स्कैन यानी कि बेबी की हार्ट रेट चेक की जाती है, एक छोटा सा वो लगा के, वो आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं। वो हुआ। फिर उसके बाद मेरा ड्रेस चेंज हो चुका था उस टाइम पे, मैं हॉस्पिटल के गाँव उसमें ड्रेस में आ गई थी। फिर एंटी स्कैन होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी राम ने कंप्लीट की, और फिर हम लोग चले गए अपने रूम में, जो हमें रूम अलॉट हुआ था। वहाँ पे जाने के बाद मैंने थोड़ा बहुत मुंह बनाया, क्योंकि मैंने बाकी रूम जो देखे थे उसमें भगवान जी की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो इस वजह से मुझे रूम बहुत अच्छा लग रहा था। तो और बट इस रूम में कोई भगवान की फ़ोटो नहीं थी। तो वहाँ पे नर्स ने कहा कि चिंता मत कीजिए, कल खुद ही भगवान आ जाएंगे, कान्हा जी आ जाएंगे। और यही हुआ।
हाँ तो अच्छा चलिए, फिर क्या हुआ, हम लोग गए रूम में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी थी, तो राम ने वो कंप्लीट की डिजिटल फॉर्म में। और उसके बाद रात हुई और मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं आई। और पहली बार ऐसा, मुंबई रहते हुए मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मुझे चंदा मामा दिखे थे। लिटरली मुझे चांद दिख रहा था अपने जहाँ मैं लेटी हुई थी, उसके जस्ट सामने ग्लास था, उसी में से चांद दिख रहा था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मुंबई में आके मुझे इवन करवा चौथ के दिन भी चांद कभी नहीं दिखा। बट उस दिन, उस रात को, यानी कि 21 की रात को 12 बजे लगभग हो गए थे, मुझे चांद बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। और वो रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था। तो और बीपी चेक होती रहती थी। एक्चुअली मैं सीढ़ी चढ़ के आई थी, ऊपर गई थी, एक ही फ्लोर ऊपर था, तो सीढ़ी चढ़ के गई थी। थोड़ा सा बीपी मेरा अप जा रहा था, थोड़ा सा मैं डर गई थी कि अगर बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, बट नॉर्मल हो गया था, ऐसा कुछ ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं हुई थी। फिर सुबह 12 बजे के बाद से मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं था और डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया था। वैसे मुझे ज़्यादा प्यास लग नहीं रही थी, मुझे बस भूख लगती थी। और उस रात को तो मुझे नींद ही नहीं आई। जैसे ही सुबह 7 बजे वहाँ पे नर्स ने आके राम को कहा कि ऐसा कीजिए, एक ब्लड वो कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए कि बाय चांस इमरजेंसी पड़े तो वो ब्लड हमें मिल जाए। तो राम को जाना पड़ा उस चीज़ के लिए बोरीवली, और मैं इस टाइम हूँ नए गांव में, सॉरी मीरा रोड में, नया गाँव याद आ रहा है और मैं इस टाइम हूँ मीरा रोड पे। तो यहाँ से लगभग आधे घंटा यहाँ से वहाँ जाने में लगेगा राम को, तो आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में कम से कम। तो इतने जाने में उस बीच ये हुआ कि सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी, यानी कि जो टॉयलेट वाली नली लगनी रहती है वो लगी मुझे, और बाकी चीज़ें जो होनी थी, साफ़ सफाई, वो चीज़ें हुई। और मुझे कैनुला लगा, और कैनुला तो बहुत खतरनाक चीज़ है भैया। इंजेक्शन से भी ज़्यादा, यानी ऑपरेशन से भी ज़्यादा खतरनाक कोई चीज़ है तो वो है कैनुला। तो वो भी लग चुकी थी मुझे। और बस फिर सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि मैं बस जाने के लिए रेडी हूँ ऑपरेशन थिएटर में। अम्मू और पापा वहीं थे। और जैसे ही 10 बजा, राम गए थे लगभग 8:30 बजे वहाँ पे ब्लड बैंक गए थे वहाँ पे फिक्स करने के लिए मेरा ब्लड। बट वहाँ पे ब्लड वो हमें पहले डोनेट करना रहता है, उसके बाद ही वो कोई ब्लड फिक्स करते हैं। और तो राम को वहाँ पे ब्लड देने में भी समय लग गया। तो वो लगभग मुझे 10:05 पे मैं रूम से निकल चुकी थी। उस टाइम राम नहीं आए थे, तो मैंने नर्स से कहा प्लीज़ क्या हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, मेरे हस्बैंड आ जाए तो मैं जाऊं। और उस टाइम पापा की हालत ख़राब हो गई थी। अम्मू थोड़ी है हिम्मती, बट पापा की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। और मैंने नर्स से कहा कि क्या प्लीज़ मैं थोड़ी देर वेट कर सकती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर आ चुकी हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे ही मुझे लिफ्ट से ऑपरेशन थिएटर के फ्लोर पे ले जाने लगे थे, यानी जिस फ्लोर पे मैं थी उससे नीचे वाले फ्लोर पे ओटी था, तो लिफ्ट से मुझे ओटी की तरफ ले जाने लगे। मैं लिफ्ट से बाहर निकली ऑपरेशन थिएटर के जाने के लिए, उसी समय राम सीढ़ी से चढ़ के आए और हम दोनों मिले। मैंने कहा राम मैं जा रही हूँ। राम बोले ठीक है जाओ, मैं पापा और अम्मू को लेके नीचे आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, हिम्मत तो बांध ली मैंने, ठीक है। अंदर गए ऑपरेशन थिएटर में, बीपी की मशीन, पता नहीं कितनी सारी मशीनें रखी हुई रहती हैं, और बीच में एक लेटने के लिए वो लगा रहता है, जो भी था वो लेटने के लिए रहता है। और फिर मुझे उसे बिठाया गया और मेरी पीठ पर इंजेक्शन के लिए वो डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले तैयार थे। वो डॉक्टर बहुत अच्छे थे, हंसा रहे थे मुझे, मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे थे। सीधे बोल रहे थे कि आप किस भगवान को मानते हो, उनके बारे में पूछा। हनुमान जी को मानते हो तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो मैं ये सब बातें करके वो मेरा माइंड डाइवर्ट कर रहे थे और कह रहे थे बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, वरना बेबी पे असर पड़ेगा। मैंने कहा पूरी कोशिश करूंगी। डॉक्टर ने नहीं,
कोशिश नहीं करनी है, घबराना नहीं ही है। तो मैंने कहा ठीक है। डॉक्टर को थोड़ा सा डिले हो रहा था, सारी तैयारियां हो चुकी थी, बस मेन डॉक्टर यानी कि मेरी डॉक्टर प्रीति शर्मा को आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि उस टाइम बता रही थी वो जाम बहुत है। तो जैसे ही वो अंदर आई, फिर डॉक्टर ने मुझे एनेस्थीसिया की इंजेक्शन दिया। वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पे लगता है। उन्होंने कहा था ज़्यादा झुकिए नहीं, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में देख के गया था कि बहुत झुका देते हैं, बट मेरे एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने कहा नॉर्मल रहिए, आप पीठ सीधी कर लीजिए, नॉर्मल रहिए, हल्का सा ऐसे बेंड हो जाइए बस। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हल्का सा बेंड हुई। उन्होंने मेरी पीठ की रीढ़ की जो हड्डी होती है वहाँ पे इंजेक्शन लगाया। अब आप कहिए बहुत, मैंने सुना था कुछ लोगों को बहुत पेन होता है, बट वो इंजेक्शन केवल उतना ही दर्द दिया जितना नॉर्मल इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं, बस उतना हल्का सा चुभा। तो मैं बोली डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, बस हो गया, इससे ज़्यादा दर्द आपको नहीं होगा। तो उतना पेन नहीं होता है वो मतलब इंजेक्शन लगने पर। फिर मुझे धीरे से लिटा दिया गया और मेरे सर और कंधे के बीच में एक पिलो था, कुछ उभरा टाइप में था, वो रख दिया गया। उन्होंने कहा थोड़ा सा ही उभरा लगेगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे इस साइड में, थोड़ा कंधे की साइड में, थोड़ा ये ऊंचा रहे, सर बिल्कुल नीचे था, ये चीज़ हल्की सी ऊपर थी। तो हाँ, फिर मुझे लिटा दिया गया। और फिर एक डॉक्टर के साथ, मतलब डॉक्टर प्रीति शर्मा के साथ एक डॉक्टर और थी, तो उन्होंने मेरे पेट पे हल्का पिंच करने लगी कि फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ फील हो रहा है। तो फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने कहा पैर उठाइए, मैंने उठा दिया। फिर उन्होंने कहा हल्का, फिर चुप होने लगी। मैंने कहा डॉक्टर फील हो रहा है मुझे। फिर एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर आए, उन्होंने पेट का ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, यानी कि इस साइड बेबी है और ये हमारा हल्का पेट है। तो यहाँ पे पिंच किया और फिर यहाँ पे पिंच किया। उन्होंने कौन सा ज़्यादा फील हो रहा है? मैंने कहा ऊपर वाला ज़्यादा फील हो रहा है, नीचे वाला कम फील हो रहा है। बस मेरा इतना ही कहने की देरी थी और डॉक्टर प्रीति शर्मा ने पेट फाड़ दिया। पेट में कट जो लगाया वो तो मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ तो खुला है, कुछ तो हुआ है, बट उसके दर्द बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी उस टाइम पेन नहीं होता है। तो हाँ, उन्होंने किया, प्रोसेस किया बहुत जल्दी। एक भी मुझे लगता है मुश्किल से 1-2 मिनट में भैया मतलब बेबी बाहर आ गया था। उन्होंने कट किया और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने हल्का सा मेरे पेट पे पुश किया, तो मुझे कुछ लगा कि मतलब भारी सा फील हुआ, तो बेबी बाहर आ गया। और तुरंत बाहर आया, डॉक्टर ने कहा कंग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। तो मैंने कहा थैंक यू, बस इतना ही बोला। फिर उसके बाद एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने कहा कि ठीक है अब तुम टेंशन ले सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी बाहर आ गया है। तो मैं हंसने लगी। फिर उन्होंने मुझे पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया कि मैं हल्की सी नींद में आ गई, कि मुझे नींद भी आ रही है और मैं जग भी रही हूँ, मैं सो न भी रही हूँ बट मैं सो जा रही हूँ, ऐसा हो रहा था। बीच बीच में डॉक्टर मुझसे पूछ रही थी सब ठीक है, तुम ठीक हो, बेबी अच्छे से हो गया है, मतलब बातें कर रही थी। तो मैंने कहा थैंक यू डॉक्टर। एक्चुअली उन्होंने हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, बहुत पूरा जर्नी थ्रू आउट उन्होंने बहुत ख्याल रखा हमारा, हर छोटी छोटी चीज़ पे उन्होंने ध्यान दिया था। इस वजह से थैंक यू डॉक्टर प्रीति शर्मा। फिर उसके बाद हाँ, बीच में उन्होंने मुझसे पूछा ठीक हो, मैंने कहा डॉक्टर मुझे ठंड लग रही है। हाँ, ये चीज़ मैंने देखी थी वीडियोस में कि ऑपरेशन के बाद ठंड बहुत लगती है। सच में लिटरली ठंड बहुत लगती है। उस टाइम मेरे दांत कट 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 और केवल इतने शरीर पे मुझे लग रहा था ठंड लग रही, बाकी नीचे के शरीर सुनने में मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था और मेरे दांत कट 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 हो रहा था। तुरंत उन्होंने ओटी का एसी बंद करवाया और फिर जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हुआ मैंने कहा डॉक्टर बहुत ठंड लग रही है। तो बाकी वहाँ जो नर्सेज रहती हैं, दाई रहती हैं, मौसी रहती हैं और एक भैया भी रहते हैं, क्योंकि वैसे शरीर इतना हैवी रहता है और सुन्न रहता है, वो अकेली लेडीज़ नहीं उठा पाएंगी। तो वो भैया और एक मौसी थी और नर्सेज जो थी उन्होंने मुझे जहाँ से ऑपरेशन हो रहा था वहाँ पे और इसके बगल में एक व्हील टाइप में वो रखा नहीं रहता जिससे ले जाया जाते पेशेंट को, उस पर शिफ्ट किया, सबने मिल के शिफ्ट किया और फिर उसके बाद लिफ्ट के थ्रू होते होते मुझे ले गए रूम में। और ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज़्यादा मतलब अलग रखा गया, नहीं, ओटी हुआ, मतलब वो हुआ, सब चीज़ ठीक था, तो सीधे मुझे रूम में ले जाके शिफ्ट किया गया। हाँ,
मतलब पेरेंट्स को और हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया कुछ देर के लिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर आप अंदर जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मुझे ले जाया गया, मैं बहुत ज़्यादा ठंड में थी। फिर उसके बाद धीरे से मुझे बेड पे शिफ्ट किया गया, मुझे इलेक्ट्रिक कंबल दिया गया और 2-3 कंबल और उड़ाए गए। फिर उसके बावजूद भी मेरे दांत कट 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 हो रहे थे। डॉक्टर आई, उन्होंने पूछा तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ डॉक्टर ठीक हूँ, बट ठंड बहुत लग रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। इतना पूछ के डॉक्टर तो चली गई। फिर इसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ नहीं पता। 1-2 घंटे बाद मुझे लगा जैसे 1-2 घंटा बीत गया, आई थिंक मुझे ये फील हुआ कि फिर उसके बाद बेबी आया रूम में। और बेबी आया अम्मू के पास, पापा के पास, फिर उसके बाद राम के पास। और जब मैंने देखा उसे तो सारा दर्द, सब कुछ, सारा ऑपरेशन सब अच्छा लगने लगा था। इससे पहले जो मिसकैरेज हुआ था मेरा, आई थिंक मैं उस चीज़ के बारे में बाद में आपको बताऊंगी ज़रूर, बट वो टाइम बहुत ज़्यादा टफ था। फिर उसके बाद बेबी आ गया था रूम में और सब बहुत ज़्यादा खुश थे। पहला दिन बीत गया इसी खुशी में। सेकेंड डे सुबह के टाइम, सेकेंड डे इज़ वेरी टफ, बहुत ज़्यादा टफ है। सेकेंड डे सुबह ही स्पॉन्ज करने के लिए आती हैं नर्स और मौसी आती हैं। मेरा कपड़ा चेंज होता है, बेड चेंज होता है, स्पॉन्ज किया जाता है, पैड चेंज किया जाता है। बीच बीच में डॉक्टर ये भी देखते रहते हैं कि आपका ब्लड फ्लो कितना है, मतलब पैड कितना गीला हो रहा है। बहुत ज़्यादा गीला होना इज़ डेंजरस, बट नॉर्मल था मेरा पैड, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था ब्लीडिंग। और फिर उसके बाद लगभग दोपहर के समय पे उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है अब टहलो। ओह गॉड, सच में जितना आसान ऑपरेशन था, सेकेंड डेज मैं बता नहीं सकती। आई थिंक जो ओटी ऑपरेशन से होके गुजरा होगा, सी सेक्शन जिसका हुआ होगा, वो इस पेन को समझ सकता है कि जो पहला कदम लेना होता नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ था। उन्होंने कहा आप उठिए, उठ के बैठिए और वॉक कीजिए। मैं उठ के जैसे ही बैठी मुझे लगा मैं चक्कर आ जाएगा, मुझे चक्कर आ जाएगा। फिर उन्होंने मुझे 24 घंटे बाद वैसे पानी दे देते हैं, तो उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, उठ के बैठी और बहुत हिम्मत करके मैं चली। वैसे मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि और मैं इतनी तेज़ हंसती हूँ कि पूरा घर गूंज जाए, बट उस टाइम मेरी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि मुझे खुद फील हो रहा था कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ तो मुझे लगता था दर्द होने लग रहा है। तो बस उन्होंने मुझे उठाया और मेरे रूम के जस्ट बाहर थोड़ी सी गैलरी टाइप में थी, तो वहाँ पे मुझे 2 राउंड लगवाया। मैंने कहा अब बस, अब नहीं हो पाएगा। फिर मैं अंदर आके बैठ गई। उठने बैठने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये पेन लगभग बहुत दिनों तक चलता है यार, अब तो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कितने दिनों तक चलता है, बट बहुत दिनों तक ये पेन चलता है। बोलने में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, हम तेज़ तेज़ बोल नहीं पाते हैं। बट सब लोग कहते हैं कि ऑपरेशन बहुत इजी है, कुछ नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, शायद ऑपरेशन के समय हमें दर्द नहीं होता है, बट ऑपरेशन के बाद का जो समय रहता है वो बहुत ज़्यादा टफ रहता है। एक तो ऑपरेशन के बाद हमें समय चाहिए कि हम आराम कर सकें, बट बेबी आपके पास रहता है और आपको उसको भी देखना है, खुद को भी देखना है, तो ईज़ी नहीं है। आप नॉर्मल डिलीवरी भी बिल्कुल भी ईजी नहीं है, बट आपको उसमें थोड़ा सा मतलब आप 1-2 दिन बाद, 4-5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद जिसका नॉर्मल हुआ है वो आराम से चलने फिरने लगेगा, अपने बेबी के लिए सब कुछ कर सकता है। बट ऑपरेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीठ में इतना पेन होता है, उठने बैठने में बहुत दर्द होता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। हाँ, तो बस फिर मेरे एक हफ्ता, चौथा तीसरा दिन, हाँ एक चीज़ और, मेरे 3 से 4 बार कैनुला चेंज हुए थे। जो थर्ड टाइम चेंज हुआ था वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था और मैं कैनुला से इतने ज़्यादा डर चुकी हूँ कि मैं कान पकड़ती हूँ कि ऑपरेशन करा ले इंसान, पर कैनुला ना लगाए, बहुत ज़्यादा टफ रहता है।
हाँ, तो कैनोला भी मेरा चेंज हुआ था क्योंकि मेरी जो नसें हैं बहुत ज़्यादा पतली हैं और बार बार वो बाहर आ जा रही थी, तो इसकी वजह से चेंज करना पड़ जा रहा था। और बीच में जो इंजेक्शन दो दिए जाते हैं, एक पेन किलर होता है और एक एंटीबायोटिक होता है। ये पेन किलर और एंटीबायोटिक इतना जलन करता है, इतना जलन करता है कि मैं बता नहीं सकती। 3 दिन लगातार जाना रहता है उस पेन किलर को और एंटीबायोटिक को सुबह और शाम। बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस है वो। और चौथे दिन जाके जब आपको टैबलेट दी जाती हैं तब जाके थोड़ा सा रिलीफ होता है, जब वो हट जाता है और वो नहीं लेना रहता है। बाप रे, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है, बट बेबी के सामने सब कुछ इंसान सह लेता है। और बस मेरी डिलीवरी की जर्नी ऐसी ही रही। आपके कोई भी सवाल हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब दूंगी। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई जर्नी के साथ। तो ओके, टाटा, बाय बाय।